Hello everyone, welcome back to my channel UGC Net HRM classes। जैसा कि हम लोगों ने PYQ सीरीज स्टार्ट किया है कल से, तो ये हमारा पार्ट 2 है दिसंबर 2025 क्वेश्चंस का। ये कोड 55 के क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ। मैंने ऑलरेडी अराउंड 50 क्वेश्चंस कल करा दिया था। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मैंने पीजी किया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में और अराउंड 4+ इयर्स ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है मुझे। और मैंने 2 बार यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है कोड 55 के अंदर। सो आइए सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। बिहेवियर मॉडलिंग ट्रेनिंग टेक्निक। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये ट्रेनिंग टेक्निक किसके ऊपर बेस है। तो ये एल्बर्ट बेंडूरा के थ्योरी पे बेस है ये ट्रेनिंग टेक्निक। एल्बर्ट बेंडूरा की थ्योरी थी सोशल लर्निंग थ्योरी। इसमें कहते थे कि लर्निंग जो है वो हमेशा ऑब्जर्व करने से होता है, ऑब्जर्व करने से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले किसी चीज़ को आप देखते हो, उसके बाद उस चीज़ को आप याद करोगे, रिटेन करोगे, फिर उसको आप प्रैक्टिस करोगे, उसका रोल प्ले करते हैं, फिर फीडबैक मिलता है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको जॉब में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कौन कौन से यहाँ पे टेक्निक इन्वॉल्व है। शोइंग ट्रेनीज द राइट वे ऑफ डूइंग समथिंग। बिल्कुल यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो ये एक तरह से मॉडलिंग इसको कह सकते हैं। मॉडलिंग कि ऐसा होना चाहिए, काम ऐसे होना चाहिए। लेटिंग ट्रेनिंग प्रैक्टिस, बिल्कुल रोल प्ले। गिविंग फीडबैक ऑन द ट्रेनीज, बिल्कुल दिस वन। और ए बी एंड डी। शोइंग ट्रेनिंग क्वांटिटी, नो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना काम करके दिखाओ, उसको और ट्रेनी जो है वो ऑब्जर्व करेगा, फिर उसको वो प्रैक्टिस करेगा, उसके बाद आप उससे फीडबैक दोगे और फिर उसको उसके जॉब में ट्रांसफ़र करोगे। ठीक है। तो इसका एल्बर्ट बंडूरा के सोशल लर्निंग थ्योरी भी बहुत बार इसका स्टेप्स भी आ चुका है एग्जाम में, तो मैं यहाँ पे स्मॉल नोट्स की तरह लिख देती हूँ जो आपके एग्जाम टाइम पे काम आएगा। पहला, सबसे पहले मॉडलिंग या डिमॉन्स्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद रिटेंशन, उसके बाद बिहेवियरल रिसर्च, बिहेवियरल रिहर्सल। यहाँ पे प्रैक्टिस करता है, जो वो देखा, जो वो याद किया, उसको वो प्रैक्टिस करता है। उसके बाद फीडबैक एंड लास्टली इट कम्स ट्रांसफर टू जॉब। जॉब में डाल दिया जाता है उस चीज़। So see, practice and feedback. Okay, let's move to the next question. फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है मॉडर्न सोशल और लेबर लेजिस्लेशन, कैसे कैसे वो स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले हमारा आया अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड राइज ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म। यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन था वर्कर का स्टार्टिंग में। उसके बाद उसकी वजह से वो लोग अपने राइट्स की डिमांड करने लगे, तो रिवॉल्यूशनरी हुआ। डिमांड फॉर द राइट्स, अपने राइट्स, इक्वलिटी, ये सब की डिमांड करने लगे। उससे फिर उन्हें एक डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन ऑन वोटिंग, ये सब का चांस मिला, पॉलिटिकल फ्रीडम मिला, डेमोक्रेटिक राइट मिलने लगा। जब वो डिमांड किए तो उन्हें डेमोक्रेटिक राइट मिला। और फिर ग्रोथ ऑफ ह्यूमनिटेरियनिज्म, सोशल वेलफेयर, सोशल जस्टिस। यहाँ पे सोसाइटी ने लेबर वेलफेयर और वर्किंग कंडीशन पर फोकस करना शुरू किया। यहाँ पे लेबर वेलफेयर की बात होने लगी जब उन्हें डेमोक्रेटिक राइट्स मिलने लगा था।
और लास्टली 1919 में आईएलओ फॉर्म हुआ ताकि लेबर स्टैंडर्ड्स को ग्लोबली प्रमोट किया जा सके। सो ABCDE इंडस्ट्री बनी, वहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन हुआ तो लोगों ने अपनी डिमांड शुरू की जिससे उन्हें डेमोक्रेटिक राइट मिला और फिर उनके वेलफेयर के बारे में बात हुई और फिर आईएलओ बना ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए लेबर स्टैंडर्ड्स को। I will write here, promote labor standards। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग sequentially arrange repatriation। रिपैट्रिएशन अरेंज करना है कि कैसे कैसे होता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रिपैट्रिएशन होता क्या है। एक्सपेट्रिएट एम्प्लॉय जो होते हैं उनका फॉरेन असाइनमेंट के बाद उन्हें होम कंट्री वापस भेजना। जो एक्सपेट्रिएट है जो दूसरे कंट्री में जाके काम कर रहे हैं, ठीक है, फॉरेन असाइनमेंट मिला हुआ है। अब एक बार उनका असाइनमेंट कंप्लीट हो जाता है तब उन्हें होम कंट्री भेजना। तो उसके लिए कैसे कैसे करते हैं, होम कंट्री भेजने के टाइम भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उन्हें प्रिपेयर करना पड़ता है मेंटली प्रोफेशनली यानी। तो सबसे पहले प्रिपरेशन, ऐसे भी कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है प्रिपरेशन से, अगर नहीं भी आ रहा है तो सबसे पहले चीज़ें स्टार्ट होगी प्रिपरेशन से। तो डी और बी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे एम्प्लॉय को मेंटली फिजिकली सब तरह से प्रिपेयर करना होता है कि अभी उन्हें उनके होम कंट्री जाना है। उसके बाद उनका एक्चुअल रीलोकेशन होता है, एक्चुअल रीलोकेशन हुआ उनके होम कंट्री पे, ठीक है। फिर वो नए से ओल्ड वर्क एनवायरनमेंट में एडजस्ट होते हैं। न्यू या ओल्ड वर्क एनवायरनमेंट में उनका एडजस्टमेंट होता है। फिर लास्टली वो फुल्ली रीइंटीग्रेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी में। रीइंटीग्रेशन हो जाता है यहाँ पे लास्ट में, ठीक है। तो CABD इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है UGC नेट HRM में, सो आप इसको फोकस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असर्शन रीजन का है जिसमें है इंटेलेक्चुअल and human capitals are treated as renewable source of productivity because, हम लोग बिकॉज लगा के सबसे पहले चेक करते हैं, because organization try to cultivate these resources hoping for added innovation और creativity। बिल्कुल, इंटेलेक्चुअल और ह्यूमन कैपिटल को एक तरह से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी समझा जाता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन उसको कल्टीवेट करता है इन सोर्सेस को और होप करता है कि वो फिर से इनोवेशन करें और क्रिएटिविटी लाएं। ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग डेवलपमेंट लर्निंग इनोवेशन प्रोग्राम्स यूज़ करती है ताकि एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज इम्प्रूव हो एम्प्लॉयज़ की। ये इसलिए both A and R are correct and R is a correct explanation of A. Next question. The time limit for payment of bonus act for the payment of bonus under payment of bonus act after accounting year end is, it will be 8 months, 8 months, okay। और इसका
सेक्शन होगा। ये बात किस सेक्शन में कही गई है आप ये याद रख सकते हो, क्योंकि मे बी नेक्स्ट टाइम जो है वो सेक्शन पूछा जा सकता है। और इसमें एक्सटेंड अगर होता है, एक्सटेंशन की बात होती है, तो उसका अप्रूवल कौन देता है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ओके, कुछ सर्कमस्टांसेस में वो कर सकते। In which book John T. Dunlap presented an analytical framework of industrial relations? This is industrial relation systems। ये बुक जॉन टी डनलप की थी, जिसमें उन्होंने मेंशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अरेंज करना है हमें सबसे लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट। सबसे लेटेस्ट कौन सा है, फिर ओल्डेस्ट कौन सा है। तो सबसे पहले हम यहाँ सारे का ईयर लिख लेते हैं तो इजी होगा। फैक्ट्रीज है 1948। बीड़ी सिगार बीड़ी सिगार एक्ट, वर्क एक्ट 1996, और बीड़ी वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट 1976, and interstate migrant 1979, building and other construction 1996। वन सेकेंड, बीड़ी सिगार वर्कर्स एक्ट, ये बहुत ओल्ड है, सॉरी। इट इज अराउंड 1966। तो अब इसके अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। लेटेस्ट, सबसे ज़्यादा लेटेस्ट आपका ये है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क, इसका तो एक ही है, इसी से पता चल जाएगा आपको। दूसरे क्वेश्चन 98 क्वेश्चन नंबर, प्रमोट मेजर्स फॉर securing and preserving amity and global relation between the employer and the employees। क्यों? क्योंकि मिनिमाइज किया जा सकता है डिफरेंस को टू गेट द डिस्प्यूट सेटल्ड थ्रू एडजुडिकेटरी अथॉरिटीज के थ्रू। अगर देखिए तो ये क्वेश्चन एग्जाम में ड्रॉप हुआ है, बट ऐसे अगर आप बिकॉज लगा के चेक करो तो मुझे ये इसमें दोनों आंसर सही लग रहे हैं, क्योंकि एक साइड यहाँ पे एडजुडिकेटरी अथॉरिटीज डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात हो रही है, इसलिए आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है। और अनदर साइड यहाँ पे गुड रिलेशंस की बात करा जा रहा है, क्यों? क्योंकि टू गेट द डिस्प्यूट सेटल्ड, डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। तो ये दोनों हो सकता है। ये क्वेश्चन ड्रॉप है एग्जाम में, सो आप इसका आंसर आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए भी कर सकते हैं। अगेन द assertion reason question, and marginal revenue productivity is a theory of the demand for labor market wage determination where workers are assumed to be paid the value of marginal revenue। बिल्कुल सही है, this is the correct। क्यों? why? because मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट मेजर होता है कैसे? चेंज इन टोटल रेवेन्यू फॉर अ फर्म फॉर सेलिंग द आउटपुट प्रोड्यूस बाय एडिशनल वर्कर्स एम्प्लॉयड। यस, जो एक्स्ट्रा आउटपुट में जो चेंज हो रहा है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो हो रहा है एडिशनल वर्कर की वजह से, एडिशनल वर्कर की वजह से वो होता है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। सपोज कि आप 10 प्रोडक्ट बना रहे थे, ठीक है, जब 9 थे वर्कर्स, मान लो कि वर्कर 10 हुए और आपकी प्रोडक्टिविटी 15 हो गई,
तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वर्कर आया उसने 5 प्रोडक्ट बना लिया अकेले, ये उसका प्रोडक्ट मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, एक्स्ट्रा रेवेन्यू जो भी अर्न होगा हर एडिशनल वर्कर पे, उसको मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट हो गया, ये मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, लिकर्ट, लिकर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा लीडरशिप स्टाइल नहीं है, क्वालिटी इन्हांसमेंट नहीं है, कौन कौन सा है, एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटी, पार्टिसिपेटिव है, बेनोवेलेंट है, और एक लास्ट है कंसल्टेटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Auchi's approach regarding organizational culture has the following type। तो कमिटमेंट टू एम्प्लॉयज है, बिल्कुल। करियर्स इवैल्यूएशन कंसर्न फॉर एम्प्लॉयज है, कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग है, कॉमन लैंग्वेज, ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के अंदर नहीं आता है। इसका आउचीज जो है ना, इसने थ्योरी जेड दिया था, और इसका मेन फीचर था कि कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, एम्प्लॉय कमिटमेंट, म्यूचुअल ट्रस्ट और कंसर्न फॉर एम्प्लॉयज था। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट की बात किया गया था। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ जो जो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, एम्प्लॉय कमिटमेंट, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कंसर्न फॉर एम्प्लॉयज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not a part of conciliation under Industrial Dispute Act? लेबर कोर्ट। क्यों? क्योंकि ये एक एडजुडिकेटरी अथॉरिटी है, कॉन्सिलेशन बॉडी नहीं। कॉन्सिलेशन मतलब होता है आपका सेटलमेंट थ्रू डिस्कशन, और ये आपका एडजुडिकेटरी अथॉरिटी हो जाएगी, मतलब लीगल, लीगल यहाँ पे जो हो जाएगा, जो कोर्ट डिसाइड कर रहा है वो। और कॉन्सिलेशन अपने से सेटलमेंट करना होता है। यहाँ पे 3 phases ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग गिवन बाय फिट्स, कौन कौन से? कॉग्निटिव, एसोसिएटिव एंड ऑटोनॉमस इज द करेक्ट आंसर। कॉग्निटिव फेज होता है जहाँ पे लर्नर समझता है कि टास्क को कैसे परफॉर्म करना है। एसोसिएटिव होता है जब वो एरर्स अपने कम कर देता है। और लास्टली ऑटोनॉमस में वो ऑटोमेटिक अपना उसका स्किल डेवलप हो जाता है और वो बहुत कम एफर्ट में काम करने लगता है। यहाँ पे लर्न करता है लर्नर, एसोसिएटिव में एरर्स कम हो जाते हैं, रिड्यूस एरर, एंड ऑटोनॉमस में तुम्हारा लेस कॉन्शियस होके वो काम करने लगता है, मतलब उसमें बिल्ड हो जाता है, ये स्किल उसके में ऑलरेडी आ जाती है। Next, in which year Professor B.P. Adarkar was appointed to prepare a scheme of health for industrial workers? It was 1943. Okay.
इसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही, बीपी अदर का रिपोर्ट के बेसिस पे ही ईएसआई एक्ट डेवलप हुआ था। 1948 में। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। ये अगेन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, जिसमें एचआर HR department are now focusing more on employees well-being and mental health program। क्यों? क्योंकि less stressed और less motivated employee का less low productivity होता है and increased health का care cards। बिल्कुल सही है दोनों। because लगा के check करो, you will get the answer in this। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Under the Payment of Wages Act, in factory or establishment more than 1000 और less than 1000 employees में wages कब पे करना है? ये हमेशा याद करो, स्मॉल है मतलब लेस देन 1000 तो सेवेंथ डे पे, ठीक है, बिफोर बिफोर सेवेंथ डे। और लार्ज है मतलब मोर देन 1000 तो 10th डे के एक्सपायरी से पहले, बिफोर एक्सपायरी of 10th day। In case of less, employees before expiry 7th day of every month, and in case of more than 1000 employees before the expiry of 10th day of every month। हम्म, और ये जो है ये मेंशन हुआ है आपका सेक्शन 5 के अंदर। 1 सेकेंड, हाँ ये सेक्शन 5 के अंदर मेंशन है। सेक्शन 5 के अंदर मेंशन है। नेक्स्ट है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट एटीट्यूड में एम्प्लॉयर यूनियन को दबाता है, मतलब डिक्टेटोरियल की बात होती है यहाँ पे। यूनियन को सप्रेस करने की कोशिश किया जाता है, मतलब डिक्टेटोरियलशिप। तो ऐसे ही आपका ये सी और डी एलिमिनेट हो जाएगा। एक्सेप्टेंस में एम्प्लॉयर एक पैटर्नल अप्रोच शो करता है यहाँ पे एक्सेप्टेंस में, कि वो यूनियन को एक्सेप्ट करने लगता है, टॉलरेट करने लगता है। कॉपरेशन आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे हो जाता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कॉपरेशन, उसके लिए पार्टिसिपेशन हो जाता है, दोनों में पार्टिसिपेटिव हो जाता है, ठीक है। एडवर्सियल हो जाता है जहाँ पे रिलेशन जो है फॉर्मल बन जाता है, बिजनेस टाइप डीलिंग होने लगती है। वन सेकेंड, लाइक माना जाता है। वन सेकेंड, ये क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है, मुझे आंसर इसका ए लग रहा है, बट I will check and let you know in next part। Okay। लेट्स स्टार्ट। वर्कर कंपनसेशन एक्ट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, डी डिपेंडेंट, सो सेक्शन 2D। ए का 4,
and partial displacement G to G, and total displacement L, and workman N. You can learn from this N, dependent T, and partial displacement G, partial disablement G, and total disablement L. So answer is A4, B2, 3, and D1. Which of the following points are guideline for effective interview? Effective interview: careful plan through thoroughly reviewed job analysis, बिल्कुल सही. साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरव्यू पता होना चाहिए. बायसनेस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो सी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा. यहाँ यहाँ एलिमिनेट हो गया. ई ई करेक्ट है, ए इसमें है नहीं, तो ए बी डी इज द करेक्ट आंसर. अब आते प्राइमरी लेबर मार्केट. प्राइमरी लेबर मार्केट में क्या होता है? ये रेफर करता है, मतलब हाई वेजेस. One second, I will mention high wages, job security, stable employment relationship, and better working condition, opportunities, better working condition, promotion opportunities, ये सब रहते हैं प्राइमरी लेबर मार्केट में. फॉर एग्जाम्पल आपका गवर्नमेंट जॉब, प्रोफेशनल जॉब या अच्छी कॉर्पोरेट पोजीशन, वहीं सेकेंडरी मार्केट इसका अपोजिट हो जाता है. सेकेंडरी मार्केट में ये याद रखो, प्राइमरी मार्केट में सब अच्छा चलता है, सेकेंडरी मार्केट में अपोजिट ऑफ प्राइमरी मार्केट. ओके, यहाँ पे जॉब्स की सर्वाइवल चलती है ऐसे. नेक्स्ट क्वेश्चन. As per Building and Other Construction Worker 1996, the cess should be paid by the owner or contractor uh, mm, on cost of construction not less than 1%. बिल्कुल सही है. And conclude all expenditure incurred by an employer. ठीक है, एम्प्लॉयर, ओनर या कॉन्ट्रैक्टर कोई भी इसको पे कर सकता है. देखिए, the cost, the amount must be inclusive of the cost of land and the compensation to be paid or payable under Workmen Compensation Act. नो, कॉस्ट ऑफ लैंड जो है वो एक्सक्लूड होता है, इंक्लूड नहीं. इसमें सेस में कॉस्ट ऑफ लैंड जो है वो एक्सक्लूड होगा, सेस में इंक्लूड नहीं होता है, इसलिए आर इज नॉट करेक्ट, ए इज करेक्ट. आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ. अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, disqualification from gratuity may occur due to riotous and disorderly conduct, violence, offense involving and moral turpitude. रेजिग्नेशन की वजह से ऐसा तो नहीं है आप रिजाइन कर रहे हो तो आपका ग्रेचुटी फेल हो जाएगा, या आप जॉब चेंज कर रहे हो तो ग्रेचुटी फेल हो जाएगा. ये बात आपका ये बात आपकी सेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 6 में आता है. मे बी नेक्स्ट टाइम आपसे सेक्शन पूछा जा सके इस अंदर, इसलिए मैं इसको मेंशन कर दे रही हूँ. फोर फीचर ऑफ ग्रेच्युटी.
लेट्स अरेंज ओके रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्लेसमेंट। सबसे पहले कुछ भी होता है तो प्लानिंग से स्टार्ट होता है, तो यहाँ मैन पावर प्लानिंग। उसके बाद आता है रिक्रूटमेंट। फिर आप उम, एक बार प्लान कर लो कि कितने चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आप पूल अट्रैक्ट करो एप्लीकेंट्स के। उसके बाद आप सुटेबल कैंडिडेट सेलेक्ट करो। फिर सेलेक्ट हो जाएगा तो उसको प्लेसमेंट करो, उसका प्लेस करो उसको सही जगह पे, ओरिएंटेशन करो। वंस एम्प्लॉय इज ओरिएंटेड तब उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंटरिंग मतलब गाइडेंस प्लस रोल मॉडल। मैं मेंशन करूँ गाइडेंस प्लस रोल मॉडल किसी को समझना। तो ओरिएंटेशन बाय सीनियर और जूनियर पीयर्स, रोल मॉडलिंग, शोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, कोचिंग, कंटिन्यूस डिस्कशन करना, इम्प्रूवमेंट करना। सो ऑनगोइंग स्पॉन्टेनियस मीटिंग टू डिस्कस करना एक दूसरे से। जॉब रोटेशन, रोटेशन असाइंस एम्प्लॉय वेरियस जॉब ताकि वो एक्वायर कर सके एक वाइडर बेस ऑफ स्किल, उसको बहुत सारे स्किल्स समझ में आए। प्रोजेक्ट रोटेशन तो रोटेशन अक्रॉस स्पेशल प्रोजेक्ट्स। आप जॉब रोटेशन से इजीली इसको समझ सकते हैं कि एम्प्लॉय को डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब दिया जा सके ताकि वो हर तरह की स्किल सीख सकता है। प्रोजेक्ट रोटेशन में समझ सकते हैं कि स्पेशल प्रोजेक्ट्स में रोटेट करना। कोचिंग में एक दूसरे से स्पॉन्टेनियस डिस्कशन होता है, मीटिंग्स होती है, तो वो हो गया। मेंटरिंग आपका गाइडेंस, रोल मॉडलिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच लिमिटेशन इज मोस्ट ऑफन cited against quantitative approach? तो it is incomplete with one second, which limitation is most often cited against quantitative approach? quantitative approach में आ जाएगा मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मॉडल्स, ऑपरेशन रिसर्च, ये सब टाइप। तो इसका कौन सा लिमिटेशन जो है, ये नंबर्स ओवर पीपल, नंबर पे डील करते हैं, तो ये इग्नोर करते हैं सोशल बिहेवियरल वेरिएबल्स को। बाकी डिसीजन मेकिंग वेल सिस्टमैटिक डिसीजन मेकिंग को डिस्करेज कर रहा है, ठीक है। इंट्यूशन पे एम्फेसाइज करना, अ, ये सब नहीं है। इट इज इनकम्प्लीट विथ टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं। ये यहाँ पे ये सब आपका मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स ऐसे चीज़ों से डील कर रहा है। मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, डिसीजन मेकिंग ऐसी चीज़ों से डील करा, जबकि ये सोशल एंड बिहेवियरल वेरिएबल ये ये क्वांटिटेटिव अप्रोच में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज pluralist perspective of industrial relation is based on the assumption that organization जो है वो composed of individual जो डिफरेंट सेक्शन ऑफ ग्रुप से बन रहे हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट से आ रहे हैं और उन सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स है। क्यों? क्योंकि ये प्लूरलिस्ट पर्सपेक्टिव तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट देखता है बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज एज रेशनल एंड इनएविटेबल। क्यों कॉन्फ्लिक्ट होता है? क्योंकि वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, सबका डिफरेंट ग्रुप से आ रहे हैं, इसलिए उनके में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अगर इसको बिकॉज लगा के चेक करेंगे, बिकॉज तब यहाँ पे आपकी बात हो रही है, हम्म, यहाँ पे बात हो रही है आपकी प्लूरलिस्ट पर्सपेक्टिव में क्या क्या आता है, तो वो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ ग्रुप, डिफरेंट इंटरेस्ट, सब कुछ सेपरेट होता है ऑब्जेक्टिव से। लेकिन जो रीजन
बता रहा है वो नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बता रहा है। यहाँ पे आपको इसके इन्वॉल्वमेंट प्लूरलिस्ट में क्या क्या होता है वो बता रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ रीजन आपका कॉन्फ्लिक्ट का नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बता रहा है। तो आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। So that's all for today's video. If you really like my video और आपको लग रहा है कि ये यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट टू ऑल द सीरियस यूजीसी नेट एस्पिरेंट, ताकि वो भी अपना पीवाईक्यू इजीली रिवाइज कर सकें इसके थ्रू। और मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल डाल दूंगी। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक ऑलरेडी मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। Tomorrow I will bring the part 3rd of December 2025 exam. That's all for today. Thank you.